झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार, घटक दलों ने जताई प्रसन्नता। एनडी ब्लॉक की हुई बैठक। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन रांची के नगरी में रिम्स 2 के प्रस्तावित भूमि पर हल जोतो रोपा रोको कार्यक्रम को लेकर अडिग, ग्रामीणों से की मुलाकात। 24 अगस्त को चलाएंगे हल। रांची में 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव का समापन, राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री भी हुए शामिल। दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन, महिला गोविंदाओं ने भी दिखाया दम। और डूरंड कप में बड़ा उलटफेर, जमशेदपुर एफसी को डायमंड हार्बर ने क्वार्टर फाइनल में किया पराजित। रांची में राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रादेशिक समाचार और आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी। समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व गवर्नर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। श्री नड्डा ने कहा कि गठबंधन के सभी सहयोगियों ने इस निर्णय का समर्थन किया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत संसदीय बोर्ड के सदस्यों और केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए सहयोगियों का आभार व्यक्त किया है। कहा है कि मेरे प्रिय जननायक, मेरे सबसे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय और अत्यंत सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे प्रिय और अत्यंत सम्मानित माननीय केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रिय और सम्मानित माननीय संसदीय बोर्ड सदस्यों, हमारे प्रिय माननीय केंद्रीय मंत्रियों और माननीय एनडीए सहयोगियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना। मुझ पर जताए गए विश्वास और राष्ट्र की सेवा का ये अवसर देने के लिए मैं शब्दों से परे भावुक और कृतज्ञ हूं। मैं राष्ट्र की सेवा में अंतिम सांस तक पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ कार्य करने का संकल्प लेता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के इस फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री राधाकृष्णन ने सार्वजनिक सेवा के लंबे दौर में अपनी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और समर्पण से अलग पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि थिरू सीपी राधाकृष्णन जी को सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में समृद्ध अनुभव प्राप्त है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे हैं। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया है। इन अनुभवों से उन्हें विधायी और संवैधानिक मामलों का व्यापक ज्ञान प्रदान किया है और मुझे विश्वास है कि वे एक प्रेरक उपराष्ट्रपति बनेंगे। पीएम ने कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में थिरू सीपी राधाकृष्णन जी ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किए हैं और इसलिए खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। सीपी राधाकृष्णन का झारखंड से विशेष नाता रहा है। वे फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे।
इस दौरान उन्होंने विकासोन्मुख और जनोपयोगी कई कार्य किए, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। संयोग की बात है कि झारखंड की राज्यपाल रहीं द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए भी सीपी राधाकृष्णन एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नामित किए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन ने एक छात्र नेता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सत्तारूढ़ एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। रविवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की। सीपी राधाकृष्णन का नाम भारतीय राजनीति और जनजीवन में एक सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। राधाकृष्णन के पास 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और वो लोकसभा के 2 बार सांसद भी रहे हैं। 31 जुलाई 2024 को उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पूर्व वे लगभग 1.5 वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल रहे और इसी अवधि में उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व भी संभाला। 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई की। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1999 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई का सचिव बनाया गया। इसके बाद 1998 में कोयम्बटूर से वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में वे पुनः निर्वाचित हुए। संसद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। वे संसदीय स्थायी समिति, वस्त्र मंत्रालय के अध्यक्ष रहे और सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति और वित्त पर परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष संसदीय समिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 में वे भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2004 से 2007 तक सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिनों तक चलने वाली 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, समान नागरिक संहिता, छुआछूत मिटाने और नशीली दवाओं की समस्या से निपटने जैसे मुद्दों को सामने लाना था। 2016 में सीपी राधाकृष्णन को कोयर बोर्ड कोच्चि का अध्यक्ष किया गया। उनके नेतृत्व में भारत का नारियल जूट यानी कोयर निर्यात 2,532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर केरल प्रभारी रहे। 18 फरवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और केवल 4 महीनों में उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा कर आम नागरिकों व अधिकारियों से संवाद किया। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद से वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्योग जगत से लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और विशेष रूप से आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन खेलों में भी रुचि रखते हैं। कॉलेज के दिनों में वे टेबल टेनिस के चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रहे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं। सीपी राधाकृष्णन आज भी अपने सरल व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए राजनीति व समाज में सम्मानित स्थान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनडीए के घटक दलों ने सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रसन्नता जताई है। जदयू के साथ ही शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी निर्णय का स्वागत किया है। उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, जिनकी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
एनडीए का घटक पक्ष होने के नाते शिवसेना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को शिवसेना का पूरा समर्थन है और पूरा उनको सहयोग है। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि उनकी जीत बड़ी जीत होगी। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी संकल्पबद्धता को सराहा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। श्री सेठ ने कहा कि झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनका दूरदर्शी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ करता था। सीपी राधाकृष्णन के सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में जनसेवा का व्यापक अनुभव राष्ट्र के लिए सर्वोच्च स्तर पर अमूल्य रहेगा। इधर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीपी राधाकृष्णन को एनडीए गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि श्री राधाकृष्णन के अनुभवों से संसदीय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन के लंबे अनुभवों का लाभ देश को मिलेगा। एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम के ऐलान के साथ ही अब सबों की नजरें इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार की ओर है। नई दिल्ली में आज इस सिलसिले में इंडी ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झामुमो नेत्री और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। संसद की मानसून सत्र की कार्यवाही साप्ताहिक अवकाश के बाद आज दोबारा शुरू हुई। शोर शराबे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर लोकसभा में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हुए। आईएसएस मिशन की सफलता पर सदन में विशेष चर्चा होगी। इधर हंगामे के बीच सांसदों के प्रश्नकाल के दौरान लोकहित से संबंधित कई सवाल पूछे, जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया। राष्ट्रीय उद्यान है, यह राज्य सरकारों के द्वारा संरक्षित वन घोषित किए गए हैं। यह जो सामुदायिक रिजर्व है उसके संबंध में एक सुनिश्चित नीति बनाई गई है और हमने जो अभी कुछ ही दिनों पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन किया है उसमें भी हमने कुछ विशेष रियायतें भी दी हैं। इसको एक नीति के अंतर्गत किया जाता है और स्थानीय समुदायों को लाभ मिले, इसके संबंध में जो राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम में जो नए प्रावधान है उसके अंतर्गत सुनिश्चितता की गई है और उसका हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के प्रस्तावित भूमि पर 24 अगस्त को पूर्व सीएम चंपई सोरेन हल चलाने को लेकर अड़िग हैं। उन्होंने नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आमंत्रण पर गांव जाकर ग्रामीणों और समाज के मार्गदर्शकों के साथ बातचीत की। पूर्व सीएम ने जमीन का निरीक्षण भी किया। श्री सोरेन ने स्पष्ट किया कि अस्पताल का वे विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आदिवासियों का जमीन बचाना उनका लक्ष्य है। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि बंजर भूमि की उपलब्धता के बावजूद खेतीहर जमीन को वह क्यों छीनना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वे ग्रामीणों के साथ 24 अगस्त को हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत जमीन पर हल चलाएंगे। केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस उपलक्ष्य में खेलगांव में केक भी काटा गया। श्री ठाकुर ने कहा कि सहयोग और समर्थन से केशव महतो कमलेश का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद ने फिर आरोप लगाया है कि राज्य में खनिजों की लूट हो रही है। उन्होंने रांची में कल एक प्रेस वार्ता में बताया कि बड़का गांव में खनन का कार्य कर रही आंध्र प्रदेश की एक कंपनी से जुड़े लोगों ने उन्हें धमकी दी है। इस पर उन्होंने केरेडारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अंबा प्रसाद को अपने परिवार की चिंता नहीं है। हम अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने बड़का गांव के खनिज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने हजारीबाग को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड के खनिज की लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड का भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके धमकी से हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। उनको निश्चित रूप से ये बात समझना होगा कि ये लड़ाई
जो है शुरू की हुई थी बिरसा मुंडा की लड़ाई है, ये जो उनका सपना है उसको बचाने की लड़ाई है, जो स्वर्गीय शिबू सोरेन है उनके सपनों की को बचाने की लड़ाई है, ये झारखंड के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। रांची में 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कल समापन हो गया। स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत अन्य लोग शामिल हुए। दही हांडी प्रतियोगिता में महिला गोविंदाओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भजनों के अलावा देशभक्ति के गीतों से कलाकारों ने शमा बांधा। राज्यपाल ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव आयोजन की सराहना की। दही हांडी प्रतियोगिता में राधा रानी टीम मांडर को प्रथम, राष्ट्रीय योगा टीम रांची को द्वितीय और चड्री महिला समिति रांची को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धर्म, प्रेम और न्याय का अमूल्य संदेश मानवता को दिया। उनके जीवन का प्रत्येक पहलू हमें प्रेरित करता है और कुछ न कुछ सिखाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सभी संकल्प लें कि सदैव सत्य, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए समाज और राष्ट्र को उनमें सहयोग करें। खूंटी के विभिन्न इलाकों में सांपों से जुड़ा पर्व मनसा पूजा आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया। मुरहू, अड़की और बुंडू में मनसा पूजा की धूम रही। श्रद्धालुओं ने सांपों को विभिन्न इलाकों से लाकर उन्हें शरीर पर लपेटते हुए अपनी आस्था प्रकट की। भादों के महीने में जहरीले सांपों को मंत्र के सहारे एकत्रित किया जाता है। इसलिए नहीं दर्द होता है। ऐसे मान लीजिए कि एगो सुबह भौंकने से कितना दर्द होता है, लेकिन इसमें इतना मोटा देखिए भौंक रहा है लेकिन दर्द नहीं होता है। इसलिए कि माँ ममता का शक्ति है, क्योंकि माँ का देन है, माँ का शक्ति है, माँ का आशीर्वाद में हर चीज है, माँ का आशीर्वाद में सब चीज है। माँ तो जिंदगी है, माँ तो सब कुछ है। इधर रांची के हिनू स्थित शुक्ला कॉलोनी से एक अजगर सांप रेस्क्यू किया गया है। यह अजगर एक घर के अंदर घुस आया था। सूचना के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। ठीक है, मैडम खड़ा है का है इसीलिए नहीं। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। जानकारी के लिए बता रहे हैं, जो बोलते हैं ना मार देते हैं। शेड्यूल मारने नहीं मार रहा है, टाइगर को मारने को सजा है, उसको मारने को सजा, ठीक है। उपराजधानी दुमका में पुलिस ने चोरी मामले में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। विभिन्न इलाकों के रहने वाले ये अपराधी गिरोह बनाकर सौर प्लेट और स्कूलों में लगातार चोरी कर रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन्हें धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि इन चोरों की निशानदेही पर चोरी किए गए सौर प्लेट, स्कूलों के कंप्यूटर और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। अल्टो में 6 लोग पाए गए और उनसे विस्तार से घर से पूछताछ किया गया। नाम पता बताया, लेकिन सही से नहीं बताने लगे, तो संदेह हुआ कि ये लोग संभवतः किसी घटना को करने के फिराक में हैं। तो टीम द्वारा विशेष रूप से उनसे कड़ी से पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार किया कि हम लोगों ने ये घटना किया है, और उनकी निशानदेही पर वो चोरी गए तमाम कंप्यूटर सेट, जिसमें 20 कंप्यूटर हैं, सोलर प्लेट 24 हैं और 10 बैटरी हैं, साथ ही साथ ब्लूटूथ स्पीकर और अन्य जो सामग्री है इनसे संबंधित सारी चीज़ों की रिकवरी हो गई है। और लौह नगरी में आयोजित डूरंट कप में कल बड़ा उलटफेर देखने को मिला। खिताब की दावेदार मानी जाने वाली जमशेदपुर एफसी को डायमंड हार्बर की टीम से क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में डायमंड हार्बर की टीम ने जमशेदपुर एफसी को 2-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। इस अप्रत्याशित हार के बाद जमशेदपुर की टीम डूरंट कप प्रतियोगिता से बाहर हो गई। रांची के होटवार स्थित खेलगांव में चल रही 48वीं सीनियर नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप का आज आखिरी दिन है।
खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने कल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पहुंचे। उन्होंने राजधानी में इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन पर प्रसन्नता जताई। श्री सेठ ने कहा कि झारखंड की धरती खेल के क्षेत्र में हमेशा से उर्वरा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। जब भी कोई खिलाड़ी दुनिया में किसी टूर्नामेंट में जाता हो, प्रधानमंत्री जी उन खिलाड़ियों को अपने घर में बुलाकर उनको मोटिवेट करते हैं। वो खिलाड़ी टूर्नामेंट जीतता हो या हारता हो तो ग्राउंड में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करते हैं और फिर उसके बाद जब वो स्वदेश लौटते हैं तो फिर अपने घर में बुलाकर उनको आशीर्वाद देते हैं। हमारा प्रयास है कि हालांकि ये नेशनल स्तर का टूर्नामेंट है, बट हमारा प्रयास है कि खिलाड़ियों को और यहाँ के ऑफिशियल्स को हम लोग इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं दे पाए। और जैसा कि हम जानते हैं ये खेलगांव स्टेडियम भी एक ऐतिहासिक स्टेडियम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम निर्माण किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो हमारा प्रयास है कि यहाँ जो अलग अलग राज्य से खिलाड़ी आए हैं, ऑफिशियल्स आए हैं, उनको किसी तरह की समस्या न हो, हर तरह का सुविधा हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें मिले। और अब बात करेंगे मौसम की। संथाल परगना में 21 अगस्त को भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन धनबाद, हजारीबाग समेत अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। 22 और 23 अगस्त को भी राज्य के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 20 अगस्त तक बारिश में थोड़ी कमी दिख सकती है। हालांकि इस अवधि में आंधी और वज्रपात की आशंका बनी रहेगी। पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। 1 जून से अब तक राज्य भर में सामान्य से 29% अधिक बारिश हुई है। पाकुड़, लोहरदगा और देवघर में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश के मामले में पूर्वी सिंहभूम खास रहा और मानसून यहां मेहरबान रहा। उपराजधानी दुमका में इस बार इस मानसूनी सीजन में झमाझम बारिश हुई है, जिससे मसांजोर डैम की खूबसूरती बढ़ गई है। डैम में मानसून टूरिज्म का भी रुझान बढ़ा है। दुमका जिले में मसांजोर डैम का जलस्तर लगभग खतरे के निशान को छू रहा है। डैम के गेट खोल दिए गए हैं और सफेद मोतियों की तरह पानी की ऊंची ऊंची लहरें नहर में गिर रही हैं। पहाड़ और आसपास के इलाकों की हरियाली भी घनी हो गई है। इन खूबसूरत पलों को जीने और खूबसूरती को निहारने पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं मसांजोर डैम में नौकायान भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एकदम मनोरम दृश्य है ना, बच्चे को घुमाने के लिए लेकर के आए हैं। अच्छा मौसम भी अभी बढ़िया है और दृश्य भी बढ़िया है। इतना नज़दीक में दुमका जैसा जगह पे इतना बढ़िया लोकेशन, जितना भी पर्यटक है उसका मन लुभाने के लिए बहुत अच्छा जगह है। लोग आ रहे हैं। मसांजोर घूमने आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डैम की पानी भरी हुई है और यहाँ के पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, बहुत ही सेफ है। बोट संचालन कंपनी के मैनेजर खोखन घोषाल ने बताया कि इस बार मानसून के सीजन में भी लगातार पर्यटक पहुँच रहे हैं, जो पर्यटन के नए ट्रेंड के रूप में देखा जा रहा है। अभी आपका बरसात के दिन में भी कस्टमर वैसे आ रहे हैं, पूरा भीड़ रहता है। आपका सुबह आपका मान लीजिए 7 बजे चालू होता है बुकिंग, उसका 6 बजे बंद होता है। पूरा भीड़ रहता है और सब कस्टमर जो आता है पूरा आनंद उठाता है। झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। पर्यावरण अनुकूल कॉटेज से पर्यटक सूर्योदय और सूर्यास्त के सौंदर्य को निहार रहे हैं। सभी की जुबान पर बस यहां की खूबसूरती की चर्चा है। यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है और बहुत साफ सुथरे तरीके से सब कुछ मेंटेन किया गया है। बहुत अच्छा स्पॉट है दुमका वासियों के लिए घूमने के लिए नजदीकी में। राज्य में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। दुमका में सरकार और पर्यटन विभाग की थोड़ी सी पहल ने इस क्षेत्र को नया आयाम दिया है, जिससे मॉनसून टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 18 अगस्त साल 1700 को श्रीमंत पेशवा बाजीराव भट का जन्म मराठा साम्राज्य यानी आज के महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था।
वे पेशवा बाजीराव प्रथम और बाजीराव बल्लाल के नाम से प्रसिद्ध रहे। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। वे साल 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे। उनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट भी छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री का पद होता था। अपने शासनकाल में वे अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहलाए। बाजीराव प्रथम को सभी महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उनके द्वारा लड़े गए युद्धों में साल 1728 में पालखेड़ का युद्ध ऐतिहासिक युद्ध था। यह युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफजाह के बीच हुआ। इस लड़ाई में बाजीराव ने निजाम को हराया था। इस युद्ध का ही प्रताप था कि मुद्दतों तक किसी शासक ने पेशवाई की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। झारखंड के पूर्व राज्यपाल CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए NDA उम्मीदवार। घटक दलों ने जताई प्रसन्नता। ND ब्लॉक की भी हुई बैठक। पूर्व CM चंपाई सोरेन रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के प्रस्तावित भूमि पर हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम को लेकर अडिग। ग्रामीणों से की मुलाकात, 24 अगस्त को चलाएंगे हल। रांची में 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव का समापन। राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री भी हुए शामिल। दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन। महिला गोविंदाओं ने भी दिखाया दम। और डूरंड कप में बड़ा उलटफेर। जमशेदपुर FC को डायमंड हार्बर ने क्वार्टर फाइनल में किया पराजित। रांची में राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन।